वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कैस्केड रियलाइजेशन। कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम का कैसे किया जाता है। कैस्केड रियलाइजेशन को हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई बहुत बड़ा सा ट्रांसफर फंक्शन मिल जाए जिसे हम छोटे छोटे ट्रांसफर फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। यानी हमें जो ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, चूंकि कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई है तो ट्रांसफर फंक्शन लाप्लास डोमेन में आपको मिलेगा। तो जो ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया गया है ये स्मॉलर ट्रांसफर फंक्शंस यानी H1s, H2s, ऐसे ही जितने आपको मिले, H3 तक हम जा रहे हैं तो H3s, ऐसे स्मॉलर ट्रांसफर फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में जब आप अपने सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को दिखाते हैं तो उस केस में हम करते हैं कैस्केड रियलाइजेशन। यानी उस केस में हम इन स्मॉलर ट्रांसफर फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं यूजिंग डायरेक्ट फॉर्म 1 या डायरेक्ट फॉर्म 2, और फिर उन सारे ब्लॉक डायग्राम्स को कैस्केडेड कर देते हैं। कैस्केडेड कर देते हैं यानी एक सीरीज में लगा देते हैं, और इसी को कहा जाता है कैस्केड रियलाइजेशन फॉर कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम। अब ये काम हम कैसे करते हैं, क्या कैलकुलेशंस रहती हैं, तो शुरुआत हम करते हैं ट्रांसफर फंक्शन के एग्जाम्पल के साथ। तो सपोज आपको ट्रांसफर फंक्शन किसी भी सिस्टम का दिया गया है s+5 अपॉन s+5 इंटू s+3 अपॉन s+7 इंटू s+11। ये आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है। अब ये ट्रांसफर फंक्शन देख करके ही लग रहा है कि इसे आप स्मॉलर ट्रांसफर फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ब्लॉक डायग्राम बनेगा। जैसे आप चाहें तो एक कॉम्बिनेशन H1s हो जाए इतना और H2s हो जाए इतना। दूसरे में आप चाहें तो s+3 को s+7 के साथ इंटू s+5 को s+11 के साथ ले लें तो सेकेंड कॉम्बिनेशन आपका बन गया, तो उसके हिसाब से ब्लॉक डायग्राम अलग बनेगा। या फिर आप न्यूमरेटर वाली टर्म्स को अलग ले लें, डेनोमिनेटर वाली टर्म्स को अलग ले लें। इस केस में आपके 4 ट्रांसफर फंक्शंस बन जाएंगे, 2 इसके रिस्पेक्ट में, 2 इसके रिस्पेक्ट में। तो अब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं आपके जब आप किसी भी सिस्टम को कैस्केड रियलाइजेशन देना चाहते हैं। तो हम कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं ये वाला, यानी हमारे जो 2 स्मॉलर ट्रांसफर फंक्शंस हैं, H1s है s+3 अपॉन s+7 और H2s है s+5 अपॉन s+11। अब हम H1s और H2s को डायरेक्ट फॉर्म 1 रिप्रेजेंटेशन यूज करके ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, फिर हम उनकी करेंगे कैस्केडिंग, जिससे हमें मिलेगा कैस्केडेड रियलाइजेशन हमारे सिस्टम के लिए। तो H1s हमें मिला है s+3 अपॉन s+7। ब्लॉक डायग्राम रियलाइजेशन शुरू करने से पहले हम अपने ट्रांसफर फंक्शन के s के पॉजिटिव पावर्स को s के नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें हमारे सिस्टम में इंटीग्रेटर लगाना पड़ता है, और वो इसलिए क्योंकि इंटीग्रेटर हाई फ्रीक्वेंसी के नॉइस को एटेन्यूएट करता है, कम करता है। अगर आप डिफरेंशिएटर लगाएंगे तो वो उस नॉइस को बढ़ा देगा। तो हमें इस पूरी इक्वेशन को s की नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए इस इक्वेशन में s की मैक्सिमम पावर है 1, तो हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को s से डिवाइड करेंगे। तो जब हम ये काम करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी 3s इनवर्स प्लस 1 न्यूमरेटर में और 1 प्लस 7s इनवर्स डिनोमिनेटर में। इसके बाद हम ट्रांसफर फंक्शन को चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर का
कांस्टेंट टर्म 1 है या नहीं है। अगर नहीं है तो बदलना पड़ेगा, उसको 1 करना पड़ेगा। अगर है तो हमारे लिए आगे अब कोई ऑपरेशन नहीं है। तो हमें हमारा ट्रांसफर फंक्शन मिल गया जिसका हम ब्लॉक डायग्राम बनाने में यूज करेंगे। अब इसके बाद इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्म 1 भी बना सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्म 2 भी, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। अगर अलग से मेंशन नहीं है तो आप उस पैटर्न को ले सकते हैं, उस रियलाइजेशन को ले सकते हैं। अब चूंकि हम देखते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक एक इंटीग्रेटर लगा हुआ है, तो हम चलते हैं डायरेक्ट फॉर्म 2 के लिए, क्योंकि उस केस में हमें टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रेटर ब्लॉक डायग्राम में सिर्फ एक ही लगेगा। अगर हम डायरेक्ट फॉर्म 1 पर जाएंगे तो हमें एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए लगाना पड़ेगा, तो 2 इंटीग्रेटर्स लगेंगे। तो बेटर ऑप्शन है हम डायरेक्ट फॉर्म 2 पर जाएं। डायरेक्ट फॉर्म 2 में जाने के लिए अब हमने लगाया यहाँ पर एक इंटीग्रेटर। इस इंटीग्रेटर का जो आउटपुट साइड यानी पोल साइड है, वहां पर एक इंटीग्रेटर का आउटपुट मल्टीप्लाई हो रहा है +7 के साथ, यानी यहाँ ब्लॉक डायग्राम में हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो सिग्नल के साथ कांस्टेंट होता है उसका साइन हम यहाँ पर रिवर्स करते हैं। तो हमने -7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सिग्नल जुड़ जाएगा आने वाले सिग्नल के साथ, तो हमने यहाँ पर लगा दिया है एक एडर जो इसको इनपुट यानी कि xt के साथ जोड़ दे। इसके बाद हम न्यूमरेटर को इम्प्लीमेंट करेंगे और न्यूमरेटर में इंटीग्रेटर का जो आउटपुट है वो मल्टीप्लाई हो रहा है +3 के साथ। तो हमने इंटीग्रेटर के आउटपुट को मल्टीप्लाई कर दिया +3 के साथ। इसके बाद ये ऐड हो रहा है आने वाले सिग्नल से, तो यहाँ पे हमने लगा दिया एक एडर। अब ये सिग्नल आने वाले सिग्नल के साथ ऐड होगा और हमें दे देगा yt। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम हमने बना लिया जो h1s को रिप्रेजेंट करता है, पहले सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब हमें इसमें एक चीज का ध्यान रखना होगा, चूंकि ये पहला सिस्टम है तो इसके इनपुट को हम नाम देंगे x1t और इसके आउटपुट को हम नाम देंगे y1t। बिल्कुल इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम h2s के लिए भी, जिसकी वैल्यू है s+5 अपॉन s+11, इसके लिए भी हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। तो ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए हम इस इक्वेशन में चेंज लेकर आ रहे हैं 1 + 5s इनवर्स अपॉन 1 + 11s इनवर्स। डायरेक्ट फॉर्म 2 रियलाइजेशन इसके लिए भी अपन कर देते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्म 2 रियलाइजेशन करने के लिए हमें लगेगा एक इंटीग्रेटर जो पोल्स के साथ भी यूज होगा और जीरोस के साथ भी यूज होगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर का कांस्टेंट हमें एस्टिमेट करना है, तो s इनवर्स के साथ है 11 प्लस साइन के साथ, तो यहाँ पर आएगा -11। ये सिग्नल आने वाले सिग्नल के साथ ऐड हो जाएगा और आने वाला सिग्नल चूंकि सेकेंड डिवाइस का है तो हम इसे नाम दे रहे हैं x2t। इसके बाद न्यूमरेटर साइड के लिए इंटीग्रेटर का आउटपुट मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो हमने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद ये सिग्नल जुड़ रहा है आने वाले सिग्नल से बिना कोई कांस्टेंट चेंज किए हुए जो आ रहा है, तो यहाँ पे हमने दोनों सिग्नल्स को जोड़ दिया। अब इसका आउटपुट आपके सेकेंड सिस्टम का आउटपुट यानी कि y2t होगा। तो हमने पहले सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट फॉर्म 2 को यूज करके कर लिया और दूसरे सिस्टम का भी ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट फॉर्म 2 को यूज करके हमने बना लिया। अब हमें करना है कैस्केडेड अरेंजमेंट। कैस्केडेड अरेंजमेंट यानी
पहले हम H1s को रखेंगे और फिर उसका आउटपुट एज इनपुट जाएगा सेकेंड सिस्टम में, क्योंकि हमारे पास दो ही सिस्टम हैं। इसके अलावा जो आपके सर्किट का एक्सटर्नल इनपुट है वो आप दे रहे हैं पहले सिस्टम को, और जो एक्सटर्नल आउटपुट होगा वो आपको सेकेंड सिस्टम के आउटपुट पर मिलेगा। यानी कि ये xt हो जाएगा आपके सर्किट का एक्सटर्नल इनपुट xt, और ये y2t हो जाएगा आपके सर्किट का एक्सटर्नल आउटपुट यानी कि yt। इसके बाद इसका जो आउटपुट होगा ये दूसरे सिस्टम में इनपुट के फॉर्म में जाएगा, यानी कि y1t ही बनेगा x2t। तो जब आप इसे ड्रॉ करेंगे उस केस में एक सीरीज में, एक लाइन में आप इस चीज को ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे ये हमने कर दिया है कैस्केडेड अरेंजमेंट। और इस तरह से आपको किसी भी कंटिन्यूअस टाइम LTI सिस्टम का कैस्केड रियलाइजेशन करना होता है।